बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। पंजाबी की एक मिसाल है, हाथ ना आए ते थू कौड़ी, या फिर एक और मिसाल है उर्दू की, अंगूर खट्टे हैं। हुक्मरान जमात कल तक ये दावे कर रही थी कि अपोजिशन को अब जलसा नहीं करने देंगे, धज्जियां उड़ा देंगे, और कई तो तेल वाले डंडे की धमकी भी दे रहे थे। लेकिन जब डंडे के जवाब में डंडा नजर आया तो मुल्तान में भी जलसा हो गया, और अब लाहौर में भी इसकी नौबत आने से पहले ही हाथ खड़े कर दिए गए कि जलसा नहीं रोकेंगे। तो खान साहब ने पिछले 2-2.5 साल से अपोजिशन से मैच डाल रखा था, और जिसको जी चाहा उठाकर अंदर कर दिया। ना कोई रेफरेंस, ना कोई मुकदमा, ना इन्वेस्टिगेशन, ना कोई पूछने वाला, ना रोकने वाला। अब अपोजिशन ने पहली बार मैच डाला है तो खान साहब वॉकआउट कर गए हैं, अपोजिशन को वॉक ओवर दे दिया है कि जाओ हम नहीं खेलते, लेकिन मुकदमा करेंगे, पर्चे काटेंगे। तो सवाल यह है कि अब कहां गया कोरोना? क्या लाहौर के जलसे में कोरोना का कोई खतरा नहीं है? अगर खतरा है तो फिर हुकूमत पीछे क्यों हट गई है? अपोजिशन को अवाम की जानों से खेलने की इजाजत क्यों दे रही है? तो अगर अपोजिशन कसूरवार है तो इसमें हुकूमत भी कसूरवार बन रही है। मुल्तान वालों को हुकूमत कोरोना से बचाना चाहती थी तो मुल्तान में पकड़ दकड़ भी की गई और रुकावटें भी खड़ी की गई और स्टेडियम पर कब्जा भी किया गया। लेकिन लाहौर वालों को कोरोना से बचाने की बजाय उन्हें कोरोना कराने का इरादा रखती है। अब जो एहतियात मुल्तान वालों के लिए की गई वो लाहौर वालों के लिए क्यों नहीं की जा रही? कम से कम लाहौर के लोग ये पूछ सकते हैं कि हमें कोरोना के सामने खुला क्यों छोड़ा जा रहा है? क्या हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है? अवाम के जानो माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है, और अगर हुकूमत जिम्मेदारी अदा नहीं कर पा रही तो फिर हुकूमत किस बात की? अपोजिशन से तो हुकूमत का सियासी झगड़ा है। तो क्या यह समझा जाए कि हुकूमत ने यह मान लिया है कि उसकी कोई रिट नहीं और वो अपनी रिट नहीं मनवा सकती, लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकती? सवाल यह कि अगर कोरोना भी अपोजिशन को नहीं रोक पा रहा और अपोजिशन अपनी जान हथेली पर रखकर बाहर निकली हुई है, या कह ले जिद में आई हुई है और लोगों की जान को भी खतरे में डाल रही है, तो इसका मतलब तो यही है कि ये मामला अब रुकने वाला नहीं है और ना ही ये आसानी से निपटेगा। अगर लाहौर के जलसे में इस्लामाबाद की तरफ मार्च का फैसला हो गया या शहर शहर एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया तो फिर रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। लेकिन हुकूमत की तवज्जो इस पर नहीं है। हुकूमत की सबसे ज्यादा तवज्जो है इसहाक डार पर। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार के बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू के बहुत चर्चे हैं, और इसहाक डार जिन पर टेलीविजन पर आने में, इंटरव्यू देने में बिल्कुल पाबंदी है, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने एक बरतानवी सहाफी के सवालात का जवाब नहीं दे सके। इसहाक डार ने बरतानवी सहाफी को इंटरव्यू देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, यानी गुनाह बख्शवाने गए थे और उसमें इजाफा करा बैठे हैं। तो खान साहब ने पहले ईमानदारी का सबक पूरी कौम को सुनाया और उसके बाद फिर इसहाक डार का जिक्र करना नहीं भूले। कोरोना में लोग मर रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही है, लेकिन वो जलसे कर रहे हैं। इसलिए क्यों कर रहे हैं? तो चोरी बचाने के लिए। हराम का पैसा इंसान को तबाह कर देता है। ये जो हराम का पैसा है ये एक अल्लाह की लानत है। मैं दोनों आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को 40 साल से जानता हूँ। मैंने इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आता देखा है। ये हमारे लिए इबरतनाक है। कल एक हार्ट टॉक का इंटरव्यू हुआ था जिधर इसहाक डार झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। सारी दुनिया देख रही है, सब देख रहे हैं। और उसके बाद एहतसाब अकबर, बल्कि शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। दानिश्वर बशीर वज़ीर आज़म शहबाज गिल भी उनके साथ थे, जो कौम को यह बता रहे थे कि देखा किस तरह इसहाक डार को बरतानवी सहाफी ने पकड़ लिया। तो शहजाद अकबर ने इसहाक डार के उस इल्जाम को भी गलत करार दिया कि नैब की हिरासत में या नैब की वजह से कई लोगों की हलाकत हुई है और वो नैब की वजह से ही पाकिस्तान नहीं आ रहे, उन्हें नैब से इंसाफ की तवक्को नहीं, इसलिए पाकिस्तान से बाहर है। तो शहजाद अकबर के मुताबिक ये इल्जाम ही झूठा है। नैब की हिरासत में तो कोई मरा ही नहीं है। यहाँ पे चार्जशीट हुई है तो उस चार्जशीट का जवाब कैसे देते? मजाका खेज बातें की कि दर्जनों लोग नैब की हिरासत में हलाक हो चुके हैं, तो किसी ने आज तक रिपोर्ट तक नहीं की है।
उन्होंने कहा जी मेरी सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर हुकूमत ने कब्जा कर दिया, उसके अलावा भी इनकी जो प्रॉपर्टीज, इस्लामाबाद में 6 एकड़ जमीन है, DHA फेज 4 में एक घर है, मौजा बुबतिया में 2 कनाल 18 मरले जगह है, वो अल्फला हाउसिंग सोसाइटी लाहौर इसमें 3 प्लॉट्स हैं, 2 कनाल का प्लॉट पार्लियामेंटेरियन ऑनक्लेव इस्लामाबाद में है, अयाज बिल्डर की प्रोजेक्ट के अंदर इनके 2 कनाल का प्लॉट है। तो जो 56 साल का जवान है, जब उनके सामने बैठना पड़ा तो कुछ ऐसे हालात हुए, कभी जुबान बाहर आई, कभी दोनों आंखें बाहर आईं, कभी दोनों आंखें टेढ़ी हुई, कभी मुंह पे शर्मिंदगी थी लेकिन आंखों में बेशर्मी थी। जब कहा कि मेरी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है। मनी लॉन्ड्रिंग, चोरी चकारी में अगर किसी को दाई का दर्जा हासिल है तो इसहाकदार है। वो असद मुनीर की खुदकुशी भी भूल गए हैं और सरगोदा यूनिवर्सिटी के मालिक मियां जावेद की मौत भी भूल गए हैं। इन दोनों की मौत की वजह नैब थी, ये ऑन रिकॉर्ड है। इसहाकदार आसामी तौर पर मजबूत आदमी नहीं है। वो JIT के सामने भी जब पेश हुए थे तो बाहर आए थे तो सांस उखड़ी हुई थी और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि वो इस किस्म के प्रोसेस से नहीं गुजर सकते। तो इसहाकदार के इंटरव्यू को लेकर हुकूमत ने अपोजिशन पर चढ़ाई कर दी है। ये पहली बार तो हुआ नहीं है, पिछले कई माह से यही कुछ हो रहा है। फरोई बातों को लेकर हुकूमत ये समझती है कि इससे कुछ हासिल वसूल हो जाएगा, तो वो होना नहीं है। जराइम को कहीं ना कहीं किसी फोरम पे साबित करना पड़ता है, खासकर कानून और इंसाफ के फोरम पे। अब पता नहीं इसहाकदार पर इल्जाम सच्चे हैं या झूठे हैं, लेकिन एक बात पूरी दुनिया जानती है कि वो एक जबरदस्त फाइनेंशियल मैनेजर थे, फाइनेंस मैनेजर थे। बुनियादी तौर पर वजीर खजाना थे, फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन उसे मैनेजरियल पोस्ट समझा जाता है, जिन्होंने अपनी स्ट्रेटजी से आवाम को महंगाई, अफराते जर से बचाया, ग्रोथ रेट भी ऊपर ले गए, डॉलर को मुस्तहकम किया। जिस तरह अवाम आजकल रोजाना ज़हनी अज़ियत से गुजर रहे हैं, कभी डॉलर ऊपर चला जाता है और कभी थोड़ा नीचे आ जाता है, कीमतों में कोई इस्तेहकाम नजर नहीं आता, घरों में बजट नाम की कोई चीज नहीं रही। एक जमाना होता था घरों में बजट बनते थे पूरे महीने का, अब घर भी कारोबार की तरह चल रहे हैं और ज्यादातर घाटे नजर आता है। तो मुझे नहीं पता कि इसहाकदार का BBC को इंटरव्यू किसका प्लान था, लेकिन एक प्लान ये नजर आया कि इसहाकदार साहब पर तो पाकिस्तान में इंटरव्यू पर पाबंदी है, उनके गुफ्तगू दिखाने पर पाबंदी है, उन पर दर्जनों किस्म की पाबंदियां लगी हुई हैं। लेकिन इसहाकदार का इंटरव्यू जैसे BBC से नशर हुआ तो ये मीडिया वालों को व्हाट्सएप के जरिए पहुंच गया और पाबंदी के बावजूद चल गया। यही नहीं हुआ, बल्कि हुकूमत के हामी मीडिया ने तो नीचे उर्दू तर्जमे के साथ वो पूरा का पूरा प्रोग्राम चला दिया। तो अब कोई कानून नहीं, अब किसी अदालती हुक्म की कोई पाबंदी नहीं, अब पैमरा के कवानीन का एहतराम कोई नहीं है, अदालती कवानीन का एहतराम कोई नहीं है। यानी इंटरव्यू दिखाने पे पाबंदी है लेकिन बैशिंग पे कोई पाबंदी नहीं। तो एक सवाल तो ये बनता है ना, या तो इसहाकदार के इंटरव्यू बाकी मीडिया को भी चलाने की इजाजत दी जाए, एक नोटिफिकेशन जारी कर दे कि आज से इसहाकदार के इंटरव्यू चलाएं, वो तो खुद कुएं में गिर रहे हैं बकौल हुकूमत के। तो पाकिस्तानी मीडिया को पैमरा के जरिए इस बात की इजाजत दी जाए कि वो इसहाकदार का पूरा इंटरव्यू चला सके, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वैसे तो लोगों ने देख ही लिया है कि उन्होंने उस एक जो क्लिप निकाला गया जो वायरल हुआ, उसके अलावा तमाम सवालों के बखूबी जवाब दिए हैं। अब जिस बात का वो नहीं जवाब दे सके, जो उनके पास कोई बात बनाने के लिए नहीं थी, या वो इतने होशियार चलाक नहीं है कि वो एंकर को घुमा सकते, झूठ बोल सकते, तो वहां उन्होंने जाहिर है थोड़ी सी हेजिटेशन या हिचकिचाहट हुई। मैं उनको दिफा नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्हें भी सफाई का मौका देना चाहिए। अब ये दोनों काम हुकूमत ने करने तो है नहीं, जो कर सकती है वो मीडिया जो अपना हमायती है उनको लेके उसके ऊपर बैशिंग हो सकती है। अब पिछले दिनों एक इंटरव्यू प्राइम मिनिस्टर का हुआ था, वो भी लोगों को याद होगा, बड़ा मशहूर इंटरव्यू था। तो वज़ीर आज़म साहब से भी एक सवाल पूछा गया था, तो उस सवाल के जवाब में वो भी कोई जवाब नहीं दे सके थे, चेहरे पर नागवारी और परेशानी भी नजर आई थी। तो क्या उसको लेके पूरा मीडिया बैंड बजाता कि जी वो पकड़े गए, ये जवाब नहीं दे सके? तो किसी ने इस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, उनका यह इस्तेहकाक था, उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन जो सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल आया वो बड़ा दिलचस्प था। काफली के हवाले से आप ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, परवेज इलाही को आपने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा और उसके बाद उनको कोलिशन में डाल दिया, ये कॉम्प्रोमाइज था? चले और बात करेंगे, हर सवाल का जवाब। चले ठीक। अब अपोजिशन को चाहिए था कि वो भी खान साहब के इंटरव्यू को लेकर बैठ जाती और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, सियासी पॉइंट स्कोरिंग करती, लेकिन लगता यूं है कि अपोजिशन के पास कोई ज्यादा बड़ा एजेंडा है और हुकूमत के पास कोई काम हम है ही नहीं, कि सारी हुकूमत इसहाक डार पर चढ़ने को फिर रही है। अब इसहाक डार का किरदार क्या है
वो किस जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं, तो इसका फैसला कानून अदालतें करेंगी। लेकिन उनकी काबिलियत शक व शुबे से बालातर है। जिस तरह हम खान साहब के बारे में बहुत सी बातें कहते हैं कि उन पर इस हवाले से कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया जा सकता, इस तरह इसहाक डार की जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी, वो अपनी जगह बदरजा उत्तम मौजूद है। पिछले 10-20 साल आप उठा के देख लें तो आपको एक आध बंदा ही उनके पाए का मिलेगा। तो एक पहलू यह भी लगता है कि हुक्मरान जमात ने अपने सियासी मुखालिफ के, यानी सियासी मुखालिफ की जमात है, उसके जो फाइनेंशियल ब्रेन है उसके इंटरव्यू से एक सवाल को इशू बनाकर उन्हें टारगेट किया है ताकि इसहाक डार कौम के सामने खुद को क्लियर ना कर सके। अब वो एक अरसे से मीडिया पर नहीं आते और ना ही उनको मीडिया पे लेता है, क्योंकि वो बैरून मुल्क है और अदालतों ने उन्हें मफरूर करार दे रखा है और पैमरा ने पाबंदी लगा रखी है, जिस तरह नवाज शरीफ पे लगाई गई है। तो इसहाक डार साहब पहली बार तो चले गए होंगे किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, या उन्हें बुला लिया गया होगा, या उन्हें इंगेज किया होगा ताकि वो आए और अपने आप को क्लियर कर सके या फिर उन्हें काबू किया जा सके। लेकिन बुनियादी तौर पर जो नुक्ता है इस सारी गुफ्तगू का वो ये है कि इसहाक डार का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में उनके मुखालिफिन कानून और इंसाफ से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए जान बचाना बेहतर है। तो ये उनकी सोच है जिसकी वजह से वो बाहर बैठे हुए हैं। तो मेरी राय में एक बार फिर हुकूमत को किसी ने गलत मशवरा दिया है कि इसहाक डार के इंटरव्यू पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जाए, क्योंकि करप्शन के खात्मे और एहतसाब के हवाले से हुक्मरान जमात का बयानिया पिट चुका है। ये तासुर बिल्कुल आम है कि एहतसाब होगा तो सिर्फ सियासी मुखालिफिन का होगा और उसके लिए ना सबूत चाहिए, ना आपको कोई शबाहत चाहिए, ना इन्वेस्टिगेशन चाहिए। नैब है जिसको चाहेगी उठाकर बंद कर देगी, कोई पूछने वाला नहीं है। महीनों लोग कैद रहते हैं और जब दिल करेगा 8-10 महीने साल के बाद नैब रेफरेंस बना दे, ना भी बनाए तो क्या कर लेंगे। अब तो एंटी करप्शन इसमें शामिल हो गई है। तो अगर तो एहतसाब गैर जानिबदाराना और शफाफ होता है, बड़े दावे से कहता हूं, अगर हुकूमत एहतसाब के मामले में क्रेडिबिलिटी गेन करती तो इसहाक डार क्या, बहुत से लोग अब तक गिल्टी साबित हो चुके होते। जिस हुकूमत के अपने दौरे हुकूमत में अरबों रुपए की करप्शन की दास्तानें घूम रही हैं, दर्जनों स्कैंडल सामने आ चुके हैं और हुकूमत में शामिल लोग खुद को एहतसाब से बालातर समझते हैं, तो फिर उस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान लग जाता है। अब नुक्ता यह है कि कानून और इंसाफ जहां पर ताकतवर के गलबे में आ जाए तो फिर आप ये किसी गुनाहगार में और ईमानदार में तफरीक नहीं कर सकते। एक जमाने में लोग समझते थे कि वाकई नवाज शरीफ ने बड़ी चोरियां की है, माफिया है, मुस्लिम लीग लूट के खा गई है। 2-2.5 साल बाद चीजें खुल के सामने आ गई है कि एक चीज भी साबित नहीं हो सकी। 2-4 घर आपने साबित कर दिए जो उनके इनहेरिटेड कमाई से किस तरह भी है, अब उसमें मनी ट्रेल साबित नहीं कर सके, ये उनका फॉल्ट है। लेकिन जो इल्जाम लगाए जाते थे कि 300 अरब और फलाना और फलाना फलाना, वो तो अब बिजली के बिलों तक बात आ चुकी है कि जो बिजली के बिल में कई करप्शन की है। तो इसलिए जब ये इस तरह की चीज होती है ना, तो फिर वो सलूक जो आप करप्ट लोगों के साथ करते हैं वही सलूक अगर आप ईमानदारों के साथ करेंगे तो फिर ये कैसा कानून, कैसा इंसाफ, कैसा एहतसाब, फिर आप किसी को भी नहीं पकड़ सकते। और साहब नवाज शरीफ को दूसरी बार इश्तिहारी करार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस और एवरफील्ड रेफरेंस में पेश न होने पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म को इश्तिहारी मुजरिम डिक्लेयर कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अल अजीजिया रेफरेंस और एवरफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के अपीलों की समाअत हुई। जस्टिस आमर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारक कोकर अदालत के सामने पेश हुए। नवाज शरीफ की लंदन रिहाइशगाह पर इश्तिहार रॉयल मेल के जरिए पहुंचाने की मुसद्दका रसीदें भी अदालत के सामने पेश कर दी गई। वजारत खारजा के अफसर मुबशर खान ने नवाज शरीफ की अदालत तलबी के इश्तिहार की तामील से मुतल्लिक दस्तावेजात अदालत के सामने रखी। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से पूछा, इश्तिहार उर्दू में छपा या अंग्रेजी में? डिप्टी अटॉर्नी जनरल सैयद तैयब शाह ने जवाब दिया, इश्तिहार अंग्रेजी में ही छपा है। अदालत ने फिर पूछा, रजिस्ट्रार अफसर ने जो टेक्स्ट आपको दिया था क्या ये वही है? डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, जो इश्तिहार है उसका वही टेक्स्ट है जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने हमें भेजा। अदालत ने फिर पूछा, जो दस्तावेजात आपने दी तो क्या ये नवाज शरीफ की दोनों अपीलों के हवाले से है? डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, नवाज शरीफ की दोनों अपीलों की अलग अलग अदालती तलबी के इश्तिहार छापे गए, ये उससे मुतल्लिक दस्तावेजात है। FIA लाहौर के अफसर इजाज अहमद ने नवाज शरीफ की मॉडल टाउन और जाती उमरा रहायशगाह पर इश्तिहार लगाने की तामीली रिपोर्ट अदालत में पेश करते हुए बताया, नवाज शरीफ का इश्तिहार
ऊंची आवाज में पढ़ा गया, फिर उसको लगा दिया गया। अदालत ने पूछा FIA अफसरान का अथॉरिटी लेटर कहां है? FIA लाहौर के असिस्टेंट डायरेक्टर ने खलफ उठाने के बाद बयान रिकॉर्ड करते हुए कहा, हमें नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर यह बताया गया था कि नवाज शरीफ के मामलात को अताउल्लाह तारड़ देखते हैं, लेकिन वो उस दिन इस्लामाबाद गए हुए थे, तो हमने पहले इश्तिहार ऊंची आवाज में पढ़ा, फिर इसको नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर चस्पा कर दिया। गवाह भी पेश किया गया। गवाह ने बताया FIA टीम ने कार्रवाई के दौरान तस्वीर भी बनाई जो रिकॉर्ड का हिस्सा बना दी गई। अदालत ने बयान रिकॉर्ड करने वाले अफसरान को हदायत की कि दस्तखत करके आप तशरीफ ले जाए। नए प्रोसिक्यूटर ने अदालत से इस्तदा करते हुए बयान दिया, अपीलों पर समाअत से कबल मुतफरक दरखास्तों पर समाअत होनी चाहिए। 2 मुतफरक दरखास्तें हैं जो साबिक जज एहतसाब अदालत से मुतल्लक है। अभी सूरत मुकम्मल तब्दीली हो चुकी है। अदालत ने नए प्रोसिक्यूटर से कहा कि क्या अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ के अपील को अलग रखा जाए उसके साथ, तो नए प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया अल-अज़ीज़िया रेफरेंस अपील अलग है, उसको अलग दिखना चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अब आप अकेले हैं, दूसरी साइड तो है ही नहीं, आपने अदालत की मुआवनत करना है, तो क्या आइंदा समाअत पर आप मुतफरक दरखास्तों पर दलाइल देंगे? अदालत ने यह भी कहा कि एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक का कंडक्ट भी देखना है, उसके असरात डायरेक्ट फैसले पर है। तो नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ की एक दरखास्त है, दूसरी नासिर भट्ट की मुतफरक दरखास्त है। अदालत ने कहा कि जज अरशद मलिक का बयान खल्फी भी रिकॉर्ड के साथ मौजूद है, क्या हम पहले मुतफरक दरखास्तों को सुने या अपील के मेरिट्स को सुने? अगर कोई मफरूर है तो क्या उसका ये हक खत्म हो जाएगा? अदालत की मावनत की जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का ऑर्डर पास करेंगे। अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी मुजरम करार देते हुए फैसला दिया कि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस और एवरफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया जाता है। अदालत ने केस की समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इससे पहले भी साबिक वज़ीर नवाज शरीफ को गैर कानूनी प्लॉट अलाटमेंट केस में अदालत पेश न होने की वजह से इश्तिहारी करार दे चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म इलाज के सिलसिले में लंदन में मुकीम है। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे हैं अपोजिशन के साथ, हुकूमत के जो इस वक्त टसल चल रही है और अपोजिशन एजिटेशन कर रही है, उसके ऊपर हुकूमत का क्या टेक है, देखते हैं फवाद चौधरी। 2.25 साल आपकी हुकूमत को आए हुए हो गए हैं और इन 2.25 साल में करप्शन से लेके मंशियात तक के केसेस में अपोजिशन के रहनुमाओं को जेल में डाला गया, वो जेल से बाहर आ गए, अब तक कोई साबित नहीं हुआ। अदालतें कह रही हैं कि जो नैब के केसेस हैं वो सियासी इंजीनियरिंग है। तो 2.25 साल में या तो आपके पास कुछ होता कि जी साबित हो गया, जब साबित नहीं हुआ तो आपको नहीं लगता ये नैब के केसेस अब एक पॉलिटिकल एसेट से ज्यादा पॉलिटिकल लायबिलिटी आपके लिए है, तो आपको बात करनी चाहिए इन पर? 100% आपकी बात सही है और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी हमारा भी यही है और नैब के ऊपर भी यही। और आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कई दफा ये बात की है कि हमारे यहाँ जो मुकदमात हैं वो बहुत ज्यादा लिंगर ऑन हो जाते हैं और फिर उनका जो है वो ये तासुर अच्छा नहीं जाता। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, इससे एक उम्मीद आई है कि ये केसेस किसी इंजाम पर पहुंचेंगे। और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि या जो केसेस शुरू जो हों उस वक्त हों जब वो पक्का पता हो कि बड़े मजबूत केसेस है, वगरना आप केसेस में लोगों को इस तरह से शामिल ना करें, उससे पूरा इमेज ही तबाह हो जाता है अकाउंटेबिलिटी का भी और इदारों का। मतलब ये तो बड़ी मुनासिब तजवीज है। तो आपको नहीं लगता कम से कम इस पॉइंट पर अपोजिशन से बात कर ली जाए, केसेस की नोयत क्या होगी, गिरफ्तारी की नोयत क्या होगी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना लगे, जेन्युइन केसेस लगे और उससे फिर बात आगे बढ़ाई जाए? मैं आपसे 100% एग्री हूं, लेकिन बात मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, बात शुरू वहां से होती है जहां पर कुछ पॉइंट्स के ऊपर आप में कुछ इत्तफाक़ी राय होता है। जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं,
आपका इत्तेफाक राय है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए। अब हमने अपना बिल पेश कर दिया है, अपोजिशन इसके ऊपर बातचीत जो है उसको शुरू करे, और अल्टीमेटली अगर बातचीत हो जाती है तो इससे हम बात आगे बढ़ाएंगे और इससे एक माहौल भी पैदा होगा, क्योंकि अभी तो माहौल ही नहीं ना रहा। आप देखिए कितनी तल्ख गुफ्तगू होती है जलसों में, और फिर जाहिर रिस्पॉन्ड भी तल्ख होता है, तो इतनी तल्खियों में कैसे। इसे कहते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, यानी जलसों की जुबान पर एतराज वो कर रहे हैं जिनका अपना ट्रेडमार्क सिर्फ जलसे है और जलसों में बोले जाने वाली जुबान है। हुक्मरान जमात का मसला यही रहा है कि हुकूमत में आने के बाद भी अपोजिशन वाला लहजा इख्तियार किया और अपोजिशन को ये ताने देते रहे कि वो हुकूमत में नहीं रहे, इसलिए अपना लहजा हुकूमत वाला ना रखे, अपोजिशन बन जाए। तो आज जब अपोजिशन बन चुकी है और अपोजिशन वाला लहजा इख्तियार कर रही है तो माहौल में तल्खी और घुटन महसूस होने लगी है। तो अपोजिशन बड़ी आराम से कह सकती है कि साडी बारी आई तो कुग्गू रो पिया। जब वुज़रा मुशीर रोज बैठकर ये खबरें देते थे कि नैब आज फलां बंदे को पकड़ लेगी, फलां को रगड़ा लगा देगी, फलां पे करप्शन का ये निकल आया वो निकल आया, उस वक्त किसी ने नैब से नहीं पूछा कि जिसको पकड़ रहे हो उसके खिलाफ कोई सबूत भी है या नहीं है। उस वक्त तो हुकूमत इस बात का क्रेडिट लेती रही। उस वक्त तो साफ दिखाई दे रहा था कि नैब की गर्दन पर किसी ना किसी ने अंगूठा रखा हुआ है कि पढ़ लो, अंदर कर दो, उड़ा दो। अब शिकवा यह किया जा रहा है कि जी मुज़ाकरात का माहौल नहीं बन रहा। तो जब माहौल था उस वक्त क्या आपने किसी से कोई अच्छा सलूक किया? उस वक्त तो हम भी हाथ बांध कर ये अर्ज कर रहे थे कि सियासी माहौल को ठीक रखें। अपोजिशन भी वोट लेकर आई है, बल्कि अगर अपोजिशन के मजबूरी वोट देखे तो हुक्मरान जमात से ज्यादा है, 40+ है। हुक्मरान जमात का तो 32-34% है। फिगर आगे पीछे हो सकता है लेकिन रेशियो इतनी बनती है। तो अपोजिशन वोटों के हिसाब से तो एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है। तो मामला को पार्लियामेंट के अंदर बैठकर हल करना चाहिए था, पार्लियामेंट के अंदर बैठकर सारी बात होनी चाहिए थी। तो कहा यही था हमने कि अदालतों को अपना काम करने दें, आप बैठ के अपना काम करें, गवर्नेंस चलाएं। तो गवर्नेंस जो है वो अपोजिशन हुकूमत मिलकर चलाती है, अकेले नहीं चलती। मगर उस वक्त तो थानेदारी सवार थी और यूं लगा कि इलाके में कोई नया थानेदार आ गया। अब कफे अफसोस का क्या फायदा? अफवाह चौधरी जाहिर है वो एक समझदार बंदा तो होता है ना, तो उसको देख वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, समझ तो उसको आ रही है लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। और अब कुछ दोस्तों की खबर लेते हैं कि उनके पास क्या खबरें हैं, देखते हैं क्या फरमाते हैं हमारे दोस्त रिपोर्टर्स। अगर आप भी जाएंगे तो आपको भी वो यही बात करेंगे कि जनाब हमारी आवाज़ रावलपिंडी में पहुंचा दें और अहलियान रावलपिंडी से कहें कि जनाब हम नेशनल डायलॉग शुरू करें, तमाम पॉलिटिशियंस को बशमूल हमें आम माफ़ी का ऐलान कर दिया जाए और आइंदा इंतखाबात तक हमें ज़मानत पर रिहा किया जाए और उसके बाद एक आइनी पैकेज पे भी बात हो सकती है। ये भी इंसेंटिव दे रहे हैं वो कि रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पे भी हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो चौधरी साहब ये बताइएगा कि रावलपिंडी से क्या इत्तला आएगी, क्या इन पैगामात पे जुबैर साहब की गुफ्तगू के बाद और सारी चीज़ें डिस्क्लोज होने के बाद क्या अहलियान रावलपिंडी कोई इनको सपोर्ट करेंगे? दो चीज़ों पर तो डायलॉग हर वक्त हो सकता है कि सिस्टम को चलना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और किसी से ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इस पर तो कोई नहीं है। जब अगर आप कहें ये असम्बली तोड़ दी और वो इलेक्शन गलत हुआ था क्योंकि हम नहीं उसमें इक्तदार में आए और हमारी लूट मार बंद हो गई है, तो फिर चिट्टा जवाब है, पिंडी हो या इस्लामाबाद हो या अदालत हो या फौज हो या हुकूमत हो, उन्होंने कहा चिट्टा जवाब है, इन चीज़ों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने एक और भी पैगाम भेजा है, वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा ये तो नहीं हमें पता। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि ये हुकूमत जारी रहे, और लेकिन उन्होंने कहा है कि एक तजवीज़ है कि मुद्दत जो है पार्लियामेंट की 4 साल कर दी जाए और इंतखाबात 23 के बजाय 22 में हो जाएंगे, यानी कि 1.5 साल बाद इलेक्शन का दौर डाला जाएगा। तो अगर आपने एक कॉलम पढ़ लिया है तो पार्लियामेंट की मुद्दत 4 साल अगर कर दी जाए तो क्या है? जो लोग नवाज शरीफ पर ये इतराज करते हैं कि वो पिंडी वालों की तरफ क्यों देख रहे हैं,
हुकूमत से मुलाकात क्यों नहीं करते, हासब से बात क्यों नहीं करते? उन्हें खुद भी इस बात की फिक्र है कि पिंडी वाले क्या सोच रहे हैं, तो जिसका मतलब यह है कि फैसला उधर से होना है। अब हुकूमत कितनी बाख्तियार है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। दूसरा सवाल यह है कि एक तरफ अपोजिशन को चोर, डाकू, करप्ट और माफिया के खिताब मिल चुके हैं और बार बार ये कहा जाता है, अब भी कहा जाता है, एनआरओ मांग रहे हैं। दूसरी तरफ यह भी ख्वाहिश कि हुकूमत को तस्लीम किया जाए, तो ताली तो कभी एक हाथ से नहीं बचती। आप अगर ये ख्वाहिश रखेंगे कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे तो फिर उसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा, यानी अपोजिशन मार भी खाए और रोए भी ना। शहबाज शरीफ तो 2-2.5 साल से बहलाए जाते रहे, अब वो खुद ही पीछे हट गए। और मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक मामला शहबाज शरीफ के हाथ में रहे ही नहीं, अब नवाज शरीफ और फजलुर रहमान के हाथ में ये कमांड है। तो मौलाना इसको लीड कर रहे हैं और नवाज शरीफ बाहर से बैठ के लीड कर रहे हैं। अब असेंबली की जो 4 साल मुद्दत करने की तजवीज़ है, ये पहली बार नहीं आई, ये उस वक्त भी आई थी जब पीपल पार्टी की हुकूमत थी और पीपल पार्टी की हुकूमत बड़ी वर्स्ट चल रही थी और ये कहा जा रहा था जी 5 साल तो बड़ी ज्यादा मुद्दत होती है, 4 साल कर दे कोई भी हुकूमत, 4 साल में अपनी परफॉर्मेंस दिखाए अवाम के सामने, जो भी कटी कटा निकाले और चलकर बने। लेकिन पीपल पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने बहुत सारी आइन के अंदर तब्दीलियां की, 18वीं तरमीम भी लेके आए, उसमें भी अमेंडमेंट की, उसमें काफी तब्दीलियां हुई। तो उस वक्त तो किसी ने इस पे नहीं किया, क्योंकि पीपल पार्टी को पता था कि 5 साल पूरे कर लो, पता नहीं फिर आए कि नहीं आए। तो उस वक्त पीपल पार्टी ने भी मुखालफत कर दी। आज हुकूमत, खासकर खासब की हुकूमत, तो कौन चाहेगा कि 1.5 साल पहले घर चला जाए, और किसी की भी ख्वाहिश नहीं होती, बल्कि हुकूमत से पूछेंगे तो कहेगी जी 5 साल की भी हमें 10 साल दे दे। और ये एक माइंडसेट है भी जो बार बार ये बता भी रहा है कि जी ये तो आई 10 साल के लिए। तो इसी वजह से अपोजिशन जो है वो बाहर निकली है और वो समझते हैं कि अगर ये कोई प्लान के तहत हुकूमत चलानी है 8-10 साल और अवाम के वोटों का कोई मोल नहीं है, अवाम के पास नहीं जाना, मैंडेट नहीं लेना, इसी तरह एक बंदोबस्त के तहत हुकूमत चलनी है, तो फिर उससे बेहतर यह है कि फिर आप बाहर आ जाए, पहले सड़कों पे आ जाए, फिर असेंबलियों से बाहर आ जाए। तो इस वक्त लगता है कि उसी प्रोसेस के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़मी वज़ीर आबी वसाइल हैं फैसल वाडा गुफ्तगू कर रहे हैं ऑन द फ्रंट में। देखते हैं कि उनका मौजूद सुखन क्या है। मौजूद आजकल अपोजिशन के अलावा कुछ होता नहीं है, वैसे तो पहले भी नहीं था लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही जोर है। देखते हैं फैसल वाडा क्या फरमाते हैं। वैसे सबने कहा आधे तो बीमार हो गए सियासी तौर पर, आधे मुल्क से भाग गए, आधा चले वतनी में, और आज तो जामिया जावेद लतीफ साहब के लिए बड़ा दिन है, उनको मुबारकबाद देनी चाहिए कि समदी मफरूर इसहाक डार साहब ने बैनुल अक़वामी तौर पर भी इंडोर्स करवा दिया कि नवाज शरीफ कन्विक्टेड चोर और मुजरिम है। तो सबसे बड़ी मुबारकबाद तो इस दिन की आज ये है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तो ले गए, बीबीसी में इंटरव्यू दिया उन्होंने नवाज शरीफ को, तो वहां भी जी बीबीसी में इंटरव्यू दिया, और क्या जबरदस्त इंटरव्यू दिया है। इसको कहते हैं कि किस्मत में जब लिख दिया जाए शरीफ फैमिली की और उनके रिश्तेदारों की कि जिला वतनी है, जेल है और जिल्लत और बदनसीबी है, तो आप सारी चीजें फैक्चुअली अपने टेबल पे देख रहे हैं। अच्छा, अब मैं बात करूं कि मियां जावेद लतीफ साहब पीडीएम के 11 पार्टियों को मिलकर जो उन्होंने लोग इकट्ठे किए और जान छुड़ाना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से, तो मेरा सवाल यह कि जो इनकलाब आप ले आए हैं आज चाय की प्याली के अंदर, तो भाई इनकलाबी लीडर को तो लाओ इधर मुल्क में, उससे तो को आगे लीड करे, कंटेनर पे खड़ा हो। तो मैं जावेद लतीफ साहब की हर बात मनोमन मानने को तैयार हूं। आपने भेजा क्यों? हर इल्जाम जो जावेद लतीफ साहब क्यों भेजा आपने? सर देखे मेरी बात, पहले तो सबसे पहले कोर्ट्स ने इजाजत दी, और यस जहां बहुत सारे ठेकेदारों की इसमें कंट्रीब्यूशन है वहां मेरी भी कंट्रीब्यूशन है, मेरी पार्टी की, मेरी गवर्नमेंट की, मैं उससे भाग नहीं रहा, मैंने तो हमेशा ये बात कही है। लेकिन मैं जावेद लतीफ साहब से कहता हूं कि आज मैं आपके प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं कि मैं हर चीज उनकी एक्सेप्ट करूंगा जिस दिन नवाज। ठीक है, पॉइंट ये इस पॉइंट का जवाब आप ये बताएं। जी क्या बताएं? एक मिनट जी, और कामरान शाह साहब, इतनी तकादौड़ करने की जरूरत क्या है
कि आप जलसे कर रहे हैं, ख्वार हो रहे, जलील हो रहे, छतों पे चढ़ रहे, दरवाजे ले रहे, पीछे पकड़े, इधर आगे पकड़ रहे, हाथ गिर रहे, लोग रो रहे, खटपट हो रही है। आप सुबह इस्तीफा दें, सिंध गवर्नमेंट हो गए इस्तीफा दे और हमें चलता करे। क्या बात है? मैं आपको पॉइंट आ गया जी, एक मिनट अब ये ड्रामे ना करें। ये अब मैं ब्रेक कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। हुक्मरान जमात ये समझती है कि जिस काम में उन्हें पूरा जोर लगाने के बाद नाकामी का तजर्बा हो चुका है, अब अगर उनके सियासी मुखालिफ भी ये काम करेंगे तो वो भी कामयाब नहीं होंगे। पीटीआई ने भी असम्बलियों से इस्तीफे दिए थे, उससे पहले धरना भी दिया, लॉन्ग मार्च किया, खासतौर पर 126 दिन कंटेनर में बैठे रहे, तो वो कामयाबी हासिल ना कर सके जिसकी तवक्को थी, यानी हुकूमत को घर भेजना। तो अब हुक्मरान जमात ये समझती है कि वो सारे काम जो अब अपोजिशन कर रही है हम तो कर चुके हैं, तो अपोजिशन भी जो कर लेगी तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, हम तो बैठे रहेंगे, क्योंकि हुकूमत इस तरह जाती नहीं है बकौल उनके, या वो समझते हैं। लेकिन अगर माजी पर नजर दोहराएंगे तो आपको बहुत सारा ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो अब अगर वो समझते हैं कि अपोजिशन इस्तीफे भी दे दे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपोजिशन में 11 सियासी जमातें हैं और बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, तो पॉलिटिक्स के नुक्ता नजर से अगर देखा जाए, आप इस बात को छोड़ दें कि वेदर यू लाइक इट और नॉट, लेकिन जो सियासत होती है, जो सियासी शऊर और जो पॉलिटिकल साइंस को समझते हैं, अगर वो देखें तो अपोजिशन बाकायदा एक प्लान के साथ चल रही है। उन्होंने जलसों का पहला एक मरहला दिया था, तो वो मरहला उन्होंने आसानी से मुकम्मल कर लिया और उस मरहले में नजर आ रहा है कि अपोजिशन ये राउंड जीत चुकी है। तो अब अगला मरहला उनका जो है उसमें देखा जाएगा कि वो जो उन्होंने गली गली शहर शहर या जो भी उन्होंने करना है, और उसके बाद फिर तीसरे मरहले में उन्होंने कुछ असम्बलियों के अंदर भी चेंज लाना है। अगर वो बाईपास कर दें तो फिर लॉन्ग मार्च में चले जाएंगे, और उसके बाद आखिरी उन्होंने ऑप्शन जो रखा वो असम्बलियों से इस्तीफे का है, तो जो आखिरी ऑप्शन है वो पहले क्यों इस्तेमाल कर लें, ये तो उनकी स्ट्रेटेजी। अब जहां तक वजीर साहब ने इनकलाब की बात की है, तो इनकलाब और तहरीक में फर्क होता है। पाकिस्तान में इनकलाब ना कोई ला सका है ना कोई लाने की बात कर रहा है, किसी के बस की बात ही नहीं है। हुकूमतों को गिराना या हटाना ये इनकलाब नहीं होता। इनकलाब वो होता है जो फ्रांस में आया, जो उसके बाद हमने ईरान में देखा, लोगों की सोच बदलती है, मुआशरा बदलता है, रैपिड चेंज आता है, चाइना में भी आया। तो अब पूछना ये भी था वजीर साहब से, इन्होंने एक दफा कहा था कि नौकरी की बारिश होना थी, मेरी 1 हफ्ते में हो जाएगी, तो वो बारिश कहाँ गई? जो शख्स नेशनल टेलीविजन पर अपने सामने जूता रखकर सियासी मुखालिफिन को ये मैसेज दे के थोड़ी खैर नहीं, और जो ये दावा करे कि नौकरियों की बारिश होने वाली है, उसके बाद खुद बारिश की तरह कहीं दाएं बाएं हो जाए, और जिनके अपने ऊपर बहुत सारे इल्जामात हों, बैरून मुल्क सासों पर कई सवाल हों, हकायक छुपाने पर अदालत में केस चल रहा हो, तो उनको फिर मेरा ख्याल है कि ये जमहूरियत, सियासत, इनकलाब, इस तरह की बातें करने में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। और पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार कौन है, अवाम को बताया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को पेट्रोल बहरान और कीमतों से इजाफे से मुतल्लिक तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोल बहरान और कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल हुकूमत की तरफ से अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि पेट्रोल बहरान की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है और ये रिपोर्ट हुकूमत को भेज दी गई है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कासिम खान ने कहा कि रिपोर्ट अगर हुकूमत के पास है तो अब तक अवाम के सामने क्यों नहीं लाई गई? अगर आइंदा समाअत तक रिपोर्ट पब्लिक ना की गई तो तमाम फरीकैन को अदालत में बुलाएंगे। अदालत ने वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट पब्लिक करने के लिए 14 दिसंबर तक की मोहलत दी। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिपोर्ट पब्लिक ना करने की सूरत में 14 दिसंबर को कमीशन के सरबराह अबू बकर खुदा बख्श को पेश होने का हुक्म दे दिया। जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान तो कहते हैं हर मामले की रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए, फिर ये क्यों नहीं हुई? कमीशन के सरबराह रिपोर्ट बंद लिफाफे में अदालत में जमा कराएं। एडिशनल अटॉर्नी ने कहा कि कल कबीना के इजलास में रिपोर्ट चूंकि एजेंडे का हिस्सा नहीं बन सकी तो आइंदा कबीना के इजलास में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। और पाकिस्तान में कोरोना तेजी से फैल रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से 75 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ये जुलाई के बाद एक ही रोज में कोरोना से होने वाली सबसे ज्यादा अमवात है। सरकारी वेबसाइट के मुताबिक मुल्क में आखिरी बार कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा अमवात 12 जुलाई को हुई थी, जब एक ही रोज में 87 अफराद यानी 87 लोग जाँ बहक हुए थे। इनमें से 30 पंजाब और 27 सिंध में थे। अब मजमूई तादाद
8,166 हो गई है। और इसके अलावा जर्मनी में एक ही रोज में सबसे ज्यादा 487 अमवात सामने आ रही। यूरोप के दीगर ममालिक की तरह जर्मन में भी बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है और जर्मनी में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 487 अफराद जो है वो चल बसे हैं। इसके अलावा कोरोना की वैक्सीन के हवाले से पूरी दुनिया में खबरें ज़र गर्दिश है और इंटरपोल ने ये खबरदार किया है कि कोरोना के हवाले से कि ये जाली वैक्सीन भी मार्केट में आ सकती है, क्योंकि जैसे ही कोरोना की वैक्सीन मार्केट में मुतारफ कराने का ऐलान किया गया है तो जाली वैक्सीन के वो कारीगर जो वो भी सामने आ गए। तो इंटरपोल ने ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं जालसाजी बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना की जो वैक्सीन है उसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत से लोग जो है कोरोना की वैक्सीन के नाम पे यानी जाली वैक्सीन जो है वो बेच सकते हैं और उससे बहुत से लोगों की जान को खतरा भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तफ्तो तस्जियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और सबसे बड़ी एहतियात ये कि आप मास्क लगा कर रखें और गर्म पानी का इस्तेमाल करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करें और डिस्टेंस मेंटेन करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।